बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटा, नाउ वी विल डिस्कस द सेशन नंबर 2, सोशल लोफिंग। बेटा, ये ग्रुप डायनेमिक्स में दूसरा एक फिनोमेनन पाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं सोशल लोफिंग का। जैसे हमने पहले सेशन में ये पढ़ा कि दूसरे लोगों की मौजूदगी में आपकी परफॉर्मेंस मुतासर हो जाती है, बेहतर भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है। सिंपल टास्क पे बेहतर होगी और कुछ मुश्किल होंगे तो आपको आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी बुरी हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे सोशल लोफिंग। अच्छा, अच्छा बेटा, ये डू इंडिविजुअल्स एक्सर्ट लेस एफर्ट इन अ ग्रुप। यानी बेटा, कभी आपने देखा होगा कि जब आप ज्यादा लोग होते हैं तो ज्यादा लोगों की वजह से आप यानी कि अपनी एफर्ट इतनी नहीं डालते जितनी आपको डालनी चाहिए। बेटा, दो तीन मैं आपको मिसाल बताऊंगा। जैसे अगर आप किसी बस में बैठे हैं, बस खराब हो जाती है। अब बस में 50-60 लोग बैठे हैं। अब ड्राइवर कहता है कि भाई आप लोग धक्का दें ताकि हमारी बस आगे चले। अब आप क्या करते, आप भी उतर गए हैं। आया, अब आप अपनी पूरी फोर्स लगाएंगे बस को धक्का देने में, या आप कहेंगे यार इतने सारे लोग तो दे रहे हैं ना धक्का, अब मैंने अगर ना दिया तो खैर है। आप सिर्फ उस पर हाथ रखेंगे, आप अपना पूरा फोर्स नहीं डालेंगे। लेकिन कहते हैं कि जब आप अगर देख आपकी यानी कि एफर्ट को देखा जाए, यानी विजिबल हो कि भाई आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फिर आप यानी कि अपनी पूरी एफर्ट देते हैं। लेकिन जब अगर अब आपकी एफर्ट छुप जाए दूसरे लोगों की एफर्ट के दरमियान, तो आप अपना इतना जोर नहीं डालते। इसको हम कहते हैं सोशल लोफिंग। बेटा, एक घर में जहाँ पे 4-5 खवातीन होती हैं, वहां पे आपने देखा होगा वो घर कभी साफ सुथरा नहीं होता। हर खवातीन के कि भाई दूसरी है ना वो खुद कर लेंगी, तो लोफिंग होती है वहां पे। यानी आप अपने आप को थोड़ा पीछे कर देते हैं दूसरे लोगों की मौजूदगी में कि वो खुद ही कर लेंगे। In a team tug of war, will 8 people on a side exert as much force as the sum of their best efforts in individual tug of war? यानी कि बेटा, एक बंदा जो है वो 100 किलो खींच सकता है, वजन 100 किलो का वजन खींच सकता है। यानी अगर 8 बंदे आ जाएं तो 800 किलो वजन खींच सकते हैं इजीली। लेकिन अगर 500 किलो वजन भी वो 8 बंदे ना खींच सके तो इट मीन्स वो अपना पूरा फोर्स नहीं लगा रहे हैं। द रोप पुलिंग अप्रोटस। बेटा, ये आपने रस्सी को खींचने वाले तजुर्बात आपने देखे होंगे। एक तरफ 5-10 बंदे होते हैं, दूसरी तरफ 5-10 बंदे होते हैं। वो रस्सी को खींचते हैं कि किसका ज्यादा पावर है। नंबर 1, people in the first position pulled less hard when they thought people behind them were also pulling। यानी कि बेटा, वो जो आगे वाले थे उनकी आंखों पे पट्टियां बांधी गई और कहा कि भाई आपके पीछे भी लोग हैं। तो आगे वाले बहुत ही यानी क्या कहते हैं कि आहिस्तगी से उसको खींचते, इतना पूरा फोर्स नहीं लगाते, इस उम्मीद पर कि पीछे वाले है ना वो खुद ब खुद इस चीज को यानी कि खींचेंगे। नंबर 2, अ ग्रुप ऑफ मैसाचुसेट्स रिसर्चर्स लेड बाय एलन इंघाम। बेटा, मैसाचुसेट्स अमेरिका का एक रियासत है, उसमें एक रिसर्चर था, उसका नाम था एलन इंघाम। 1974 में clearly eliminated that problem by making individuals think others were pulling with them when in fact they were pulling alone। यानी इस बंदे ने तजुर्बा किया और लोगों की आंखों पे पट्टियां बांधी और उनको कहा कि भाई आपके पीछे भी लोग ये रस्सी खींच रहे होंगे, लेकिन दर हकीकत वो अकेले खींच रहे होते हैं। ठीक है बेटा, तो फिर उनका प्रेशर मेयर किया गया कि भाई ये कितना फोर्स है। तो बेटा, जब वो उनकी आंखों में पट्टियां थी और वो उनको बताया गया कि आपके पीछे दूसरे भी खींच रहे होंगे, तो उन लोगों का फोर्स बहुत ही कम फोर्स लगा रहे थे।
बिनिस्बत जब उसके आंखों पे पट्टी नहीं थी और वो देख रहे थे कि वो अकेले खींच रहे हैं, तो जब वो अकेले खींच रहे होते हैं तो वो पूरा जोर लगा रहे होते हैं। नंबर 3, blindfolded participants were assigned the first position in the apparatus shown in figure 8.3 and told pull as hard as you can। यानी उनको आगे रखा गया और कहा गया कि आप इस रस्सी को जितना ज्यादा खींच सकते हो आप खींचो। नंबर 4, नंबर 4, they pulled 18% harder when they knew they were pulling alone। यानी जब उनको महसूस हुआ कि भाई वो अकेले खींच रहे हैं तो उनकी जो फोर्स है 18% ज्यादा थी। यानी 18% ज्यादा उनका फोर्स बढ़ गया जब उनको महसूस हुआ कि वो अकेले खींच रहे हैं और जिम्मेदारी, हार जीत की जिम्मेदारी उनकी अपनी ही होगी, तो वो पूरा जोर सिंसियरिटी के साथ दे रहे थे। They pulled 18% harder when they knew they were pulling alone than when they believed that behind them 2 to 5 people were also pulling। यानी जब उनको फील हुआ कि दूसरे लोग भी हमारे साथ पीछे खींच रहे हैं, उनको बताया गया और एक्चुअली वो थे ही नहीं, पीछे उनके थे ही नहीं, उनको कहा गया कि भाई आपके पीछे भी लोग होंगे, तो वो इतना फोर्स नहीं लगा रहे थे। नंबर 5, in another study researchers observed that the noise produced by 6 people shouting or clapping as loud as you can was less than 3 times that produced by one person alone। ठीक है बेटा, यानी कि 6 people यानी 6 बंदों को साथ में बिठाया गया और उनको कहा गया कि आप शाउट करें। वो शाउट कर रहे थे तो उनकी शाउटिंग का जो नॉइस था, अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाता 6 से तो इतना नॉइस वो नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे जितना कि एक बंदा कर सकता है। या क्लिपिंग, तालियों की आवाज इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी कि एक बंदा अलग 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 अगर बजाता है तो उनकी इतनी नॉइस निकलती है। उनको 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपकी नॉइस बढ़ती होनी चाहिए, लेकिन वो इतनी नहीं थी जितनी कि 6 की कंबाइंड होनी चाहिए। इट मीन्स जब आप देखते हैं कि दूसरे लोग भी हमारे साथ काम कर रहे हैं तो आप अपनी एफर्ट कम डालते हैं कि भाई दूसरों को करने दें। नंबर 6, एफर्ट डिक्रीजेस एज ग्रुप साइज इंक्रीजेस। यानी कि जैसे ग्रुप आपका बढ़ता जाएगा, लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी, आपकी एफर्ट जो है वो कम होती जाएगी। A statistical digest of 49 studies involving more than 4,000 participants revealed that effort decreases as the size of the group increases। बेटा ये 49 स्टडीज जो की गई जिनमें 4,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उनका कंक्लूजन है कि भाई जैसे जैसे लोगों का तादाद बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो लोफिंग है वो भी बढ़ती जाएगी। यानी लोग अपनी कम से कम एफर्ट डालेंगे कि भाई इतने लोग हैं ना ये खुद कर लेंगे, और सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि भाई ये है ना ये कर लेंगे। नंबर 7, सर अभी जैसे ना हमारे घर के सामने 2-3 दिन पहले एक एक्सीडेंट हो गया और सारे लोग जमा हो गए और किसी ने भी उसको उठाया नहीं कि हॉस्पिटल ले जाए। सब एक दूसरे के लिए वेट कर रहे थे, वो उठाए वो उठाए। जी बेटा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा नंबर 7, each dot represents the aggregate data from one of these studies। अच्छा, नंबर 8, फ्री राइडर्स, people who benefit from the one lakhs। नंबर 8, फ्री राइडर्स, people who benefit from the group but give little in return। अच्छा बेटा, जो लोग फॉर एग्जांपल मैंने इतनी सारी मिसालें दी, अपनी एफर्ट ज्यादा नहीं डालते, वो सिर्फ लोगों को दिखा रहे होते हैं कि हाँ वो भी काम कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं फ्री राइडर। फ्री राइडर यानी मुफ्त में सफर करने वाले। यानी उस एफर्ट का हिस्सा तो उनको भी मिलेगा लेकिन वो जो है अपना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। बेटा इसकी मिसाल मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई किसी इदारे के मुलाजमीन हो, वो कहें कि चलिए एहतजाज करते हैं, 100 लोग एहतजाज करने आए। अब काफी लोग नारे मार रहे हैं, कुछ लोग मुझ जैसे जो वो खामोश होकर साइड में बैठे रहे कि भाई चलो दूसरे लोगों को नारे मारने दो। अब जब उस उन उन एहतजाज का फायदा होगा तो वो तो सबको होगा, लेकिन गला किसने फाड़ा? दूसरे लोगों ने फाड़ा। कुछ लोग जो वो साइड पे बैठ गए।
ठीक है बेटा, तो उनको हम साइड पे बैठने वालों को हम कहते हैं फ्री राइडर, मुफ्त में सफर करने वाले। नंबर 9, in the social loafing experiments individuals believed they were evaluated only when they acted alone, यानी जब जब वो अकेले यानी परफॉर्म कर रहे थे तब वो उनको ये शऊर था कि भाई उनकी एक एक चीज जांची जा रही है। ठीक है बेटा, लेकिन ग्रुप में वो कहते थे कि हम छुप गए ग्रुप में। नंबर 10, the group situation, rope pulling, shouting and so forth decreased evaluation apprehension। बेटा इस तरह की सिचुएशन में evaluation apprehension खत्म हो जाती है, यानी आप देखते हैं कि भाई अब इतने सारे लोग हैं, कौन मुझे देखेगा। ठीक है बेटा, आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी है जिसमें आमिर खान वाले लेट पहुंचते हैं पेपर देने, और फिर यानी कि तीनों का प्रोफेसर कहता है कि भाई यस सर। अब मैं आप लोगों से पेपर नहीं लूंगा। ठीक है बेटा, तो वो उनको कहता है कि भाई आप हमारे नाम जानते हैं, वो कहता है मैं नाम तो नहीं जानता। फिर वो अपने पेपर दूसरे लोगों के पेपर के साथ मिक्स करके वो भाग जाते हैं, यानी अब वो उनको अलग से नहीं कर सकता कि ये लोग कौन थे, इनका नाम क्या था। ठीक है बेटा, लोफिंग ऐसी सिचुएशंस में होती है जब आपकी पहचान छुपी हुई हो, आपको कोई ना देख पा रहा हो। इज इट क्लियर बेटा? अब मिसाल के तौर पर आप देखें यहाँ पे मुझे ये बात बताई कि यूनिवर्सिटी में टीचर्स ने कि कोई क्लास थी हमारी इंग्लिश की, वहाँ पे कोई खातून टीचर पढ़ा रही थी, तो पीछे से ऑनलाइन क्लास में बच्चे बिल्लियों की आवाजें निकाल रहे थे। ठीक है बेटा, अब वो क्लास में ये कर सकते थे, ये बात वो क्लास में नहीं कर सकते थे। वो अपना हुनर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दिखा सकते हैं ऑनलाइन पर, क्योंकि वहां पे उनको कोई नोट नहीं कर सकता। ठीक है ना बेटा, तो जब आपको कोई ना देख सकता हो तब जो है वो बंदा इस तरह की चीजें करता है। तो ये सारी चीजें बेटा लोफिंग में आती हैं। नंबर 11, when people are not accountable and cannot evaluate their own efforts, responsibilities diffused across all group members। बेटा दो बातें होती हैं लोफिंग की वजह। नंबर 1, पीपल आर नॉट अकाउंटेबल, यानी लोगों का हिसाब किताब ना होता हो कि भाई किसने कितनी एफर्ट डाली। ठीक है बेटा, बस फॉर एग्जांपल आपको मैं एक असाइनमेंट देता हूँ, ग्रुप असाइनमेंट, भाई 5 बच्चे एक असाइनमेंट करेंगे। अब 5 बच्चे करेंगे ना, अब उसमें जो इंटेलिजेंट होगा उसको ख्याल होगा यार मुझे ही करना है, अब जो सुस्त होगा ना वो कहेगा यार ये खुद कर लेंगे, वो साइड पे बैठा होगा उसको मुफ्त की मार्क्स मिलेंगी। ठीक है बेटा, तो ऐसी कंडीशंस में लोफिंग होती है। इसीलिए कभी कभी क्या हम करते हैं कि भाई इंडिविजुअल असाइनमेंट देते हैं कि भाई हर कोई अपनी अपनी करेगा। तो नंबर 1, जब आप अकाउंटेबल ना हो और जब आपकी एफर्ट्स को एवेल्युएट नहीं किया जा रहा होता, तो फिर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनल नहीं रहती, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे ग्रुप में शेयर हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग हो जाते हैं। बेटा आपने देखा होगा कि जब हड़तालें होती हैं लोग गाड़ियां जलाते हैं। अब जो तहरीक लब्बैक वालों का हुआ था, तो पता नहीं कितने पुलिस वालों पर उन लोगों ने तशद्दुद किया, गाड़ियां जलाई। एक बंदे को कहा जब ये माचिस लो और तुम जाके गाड़ी तो जलाओ, नहीं, क्योंकि सारे लोग उसको पकड़ के मारेंगे, पुलिस उसको पकड़ के मारेगी। लेकिन जब 20 50 60 लोग वहां पे ये काम कर रहे होते हैं ना, तो करने वाला छुप जाता है उन लोगों के दरमियान में, फिर वो उनके अपनी इस फैक्ट की वजह से कि भाई मुझे कोई नहीं देख रहा, वो इस तरह की हरकतें कर जाते हैं। नंबर 12, टू मोटिवेट ग्रुप मेंबर्स वन स्ट्रेटजी इज टू मेक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आइडेंटिफिएबल। यानी कहते हैं कि अगर आप मजबूर हैं कि भाई मुझे इनको ग्रुप असाइनमेंट देनी है, ग्रुप टास्क देना है, 5 5 6 6 लोग एक काम पे काम करेंगे, तो फिर आप इस तरह से उस टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करें कि हर किसी का काम यानी पहचानने के काबिल हो। फॉर एग्जांपल भाई आप टास्क का ये फलां वाला ऐसा भाई तुम करोगे, टास्क का फलां वाला ऐसा भाई ये तुम करोगे, इस असाइनमेंट का फलां वाला ऐसा आप करोगे। इस तरह से हर किसी को अपना छोटा सा काम करना होगा, तो कोई भी नहीं छुप पाएगा। नंबर 13, some football coaches do this by filming and evaluating each player individually। यानी जो कोच होते हैं वो क्या करते हैं, हर प्लेयर की परफॉर्मेंस को अलग अलग इवेल्युएट करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि तुम्हारी क्या परफॉर्मेंस रही। नंबर 14, whether in a group or not, people exert more effort when their outputs are individually identifiable।
यानी कहते हैं कि जब आप हर इंडिविजुअल का आउटपुट इंडिविजुअली यानी आइडेंटिफिएबल करोगे, यानी पहचानने के काबिल रखोगे कि भाई किसने क्या एफर्ट की, हम उसको बता सकते हैं कि भाई आपने क्या किया। तो ऐसी कंडीशन में फिर सारे लोग यानी ईमानदारी के साथ अपनी एफर्ट डालते हैं। जी बेटा, यहां तक कोई सवाल, कोई बात शेयर करना चाहेंगे? हेलो। अच्छा चलें, ठीक है बेटा। अब आते हैं सोशल लोफिंग इन एवरीडे लाइफ, यानी आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये सोशल लोफिंग कहाँ कहाँ पे दिखाई देती है। नंबर वन, इन वन स्मॉल एक्सपेरिमेंट, एक छोटे से तजुर्बे में, assembly line workers produce 16% more product when their individual output was identified, even though they knew their pay would not be affected। यानी कि जब बेटा फैक्ट्रीज में असेंबली लाइन होती है, यानी लाइनों में लगकर भाई ये चीज आपके तरफ आएगी, आपको इसको ये ट्रीटमेंट देनी है, उसके बाद फला बंदे के पास जाएगी, उसको ये ट्रीटमेंट देनी है। तो लोग ये लाइनों में खड़े होते हैं एक यानी उस पे काम करने वाली जगह पर, इसको हम असेंबली लाइन कहते हैं। तो वहां पे जब बेटा हर बंदे को ये महसूस करवाया गया कि भाई आपका आउटपुट, जो कोई काम आप करेंगे वो आइडेंटिफिएबल होगा, उसको पहचाना जा सकेगा। तो फिर 16% आउटपुट ज्यादा था उस ग्रुप का जब लोगों को ये फील करवाया गया। नंबर टू, researchers have also found evidence of social loafing in varied cultures, particularly by assessing agricultural output in formerly communist countries। यानी बेटा इस तरह के तजुर्बात काफी सारे कल्चर्स में किए गए हैं, और कम्युनिस्ट कंट्रीज आपको पता है वहां पे क्या होता है कि सारे लोगों को एक जितना आउटपुट मिलता है। फॉर एग्जांपल भाई सारे लोगों को 5-5 गंदम की बोरियां मिलेंगी, चाहे किसी की कम एफर्ट हो चाहे किसी की ज्यादा हो। अब ऐसे में हर कोई कहेगा भाई सबको 5 ही तो मिलनी है, फिर क्यों हम अपनी एफर्ट ज्यादा करें, फिर वो अपनी एफर्ट कम डालते हैं। नंबर थ्री, on their collective farms under communism, Russian peasants worked one field one day, another field the next, with little direct responsibility for any given plot। यानी कि भाई वहां पे क्या होता है कि भाई ये पूरा गांव है, ये जमीन पूरे गांव की है, अब सारे लोगों ने इकट्ठे होकर इस पर काम करना है और सबको एक जितना आउटपुट मिलेगा। तो फिर वो लोग बहुत ही सुस्त रफ्तारी के साथ वो काम कर रहे थे, उनका ग्रुप सुस्त रफ्तारी के साथ काम कर रहा था, क्योंकि किसी एक बंदे की एफर्ट को पहचाना नहीं जा सकता किसने क्या काम किया। नंबर फोर, फॉर देयर ओन यूज दे वर गिवन स्मॉल प्राइवेट प्लॉट्स। अच्छा बेटा, एक तो उनकी कॉमन जमीन थी, भाई ये जो इस जमीन है ये सारे गांव की है, उसके अलावा हर घर हर बंदे को एक छोटा छोटा प्लॉट भी दिया गया कि भाई ये आपका अपना प्लॉट है, इस पर आप जितनी चाहें। अब आपको क्या लगता है उनके जो अपने प्लॉट की प्रोडक्ट होगी वो ज्यादा होगी कम होगी? हेलो। ज्यादा ज्यादा होगी ज्यादा सर, होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि अब उनको पता है कि भाई ये मेरा प्लॉट है, मेरे नाम से जाना जाएगा, इसीलिए वहां पे उसने खूब मेहनत की। अच्छा, नंबर फाइव, one analysis found that the private plots occupied 1% of the agricultural land, yet produced 27% of the Soviet farm output। यानी बेटा वो जो प्राइवेट प्लॉट्स थे 1% थे, यानी 1% साइज थी उनकी, 99% कॉमन जमीन थी सब लोगों की, और 1% जो जमीन थी वो छोटे छोटे टुकड़े करके बांटे गए थे उन लोगों में। तो अब होना क्या चाहिए था कि टोटल आउटपुट जो था वो 1% होना चाहिए था इसका, लेकिन 27% प्रोडक्ट थी उन प्लाटों से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी यानी ज्यादा थी उनकी, जब आइडेंटिफिएबल थी उनकी परफॉर्मेंस। नंबर फाइव, इन कम्युनिस्ट हंगरी, बेटा हंगरी जो मुल्क है जब वहां पे कम्युनिस्टों का राज था, प्राइवेट प्लॉट्स अकाउंटेड फॉर ओनली 30%। यानी वहां पे उनकी प्राइवेट प्लॉट्स की जो यानी परफॉर्मेंस थी 13% थी, रशिया में 27% थी ऑफ द फार्मलैंड, बट प्रोड्यूस 1/3 ऑफ द आउटपुट। यानी कि हंगरी में जो जमीन थी वो 13% थी, यानी कि रशिया में 1% दी गई थी ना प्राइवेट प्लॉट्स, तो हंगरी में 13% दी गई थी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस 13% नहीं थी बल्कि
33% थी उनकी प्राइवेट प्लॉट्स की परफॉर्मेंस। नंबर 6, in North America, workers who do not pay dues or volunteer time to their unions or professional associations nevertheless are usually happy to accept the benefit those organizations provide। यानी कि नॉर्थ अमेरिका में वो जो वर्कर्स होते हैं वो अपने ड्यूज वगैरह पे नहीं करते या वॉलंटियर का काम नहीं करते उन एसोसिएशंस के लिए, यूनियंस के लिए, फिर भी अगर उनको कोई फायदे पहुंचते हैं ऑर्गेनाइजेशन को तो वो खुशी खुशी से उन फायदों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये भी लोफिंग की एक अच्छी मिसाल है। नंबर 7, व्हेन रिवॉर्ड्स आर डिवाइडेड इक्वली, जब रिवॉर्ड्स को इक्वली डिवाइडेड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल भाई ये प्रोजेक्ट है, सब बच्चों के 10-10 नंबर होंगे regardless of how much one contributes to the group, यानी ये नहीं देखा जाता कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन है। any individual gets more reward per unit of effort by free riding on the group, यानी फिर क्या होता है कि हर बंदा कहता है कि भाई मुझे भी तो 10 ही मिलेंगे ना, मैं क्यों इतना अपना सर खपाऊं। नंबर 9, अच्छा नंबर 8, so people may be motivated to slack off when their efforts are not individually monitored and rewarded। स्लैक ऑफ कहते हैं बेटा यानी सुस्त हो जाना, यानी लोग सुस्त हो जाते हैं जब उनकी अपनी अकेली परफॉर्मेंस को नहीं मॉनिटर किया जाता। नंबर 9, situations that welcome free riders can therefore be, in the words of one commune members, a paradise for parasites। यानी बेटा जो सिचुएशन यानी फ्री राइडर्स को मौका देती है वो सिचुएशन फिर पैराडाइज फॉर पैरासाइट्स होती है। पैरासाइट आपको पता है ना, पैरासाइट यानी वो जीत होते हैं जो दूसरों की मेहनत पे खाते हैं। तो बेटा ऐसे सिचुएशंस यानी पैराडाइज फॉर पैरासाइट हो जाती है, यानी पैरासाइट्स बहुत ज्यादा वहां पे पैदा होते हैं। बेटा आपको ये चीज फैमिलीज, ज्वाइंट फैमिलीज में मिलेगी जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5 भाई हैं, एक भाई 1 लाख रुपया कमाता है, दूसरा भाई 50,000 कमाता है, तीसरा भाई 20,000 कमाता है, इस और सारे बाप को देते हैं, बाप किसी को बताते ही नहीं कि किसके कितने थे। ठीक है बेटा, फिर वो क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख वाले कमाइए, वो भी थोड़े डालेगा, थोड़े वाला भी थोड़े डालेगा, जब आपको पता ही नहीं होगा कि कौन कितने डाल रहा है, मिक्स कर रहा है। ठीक है बेटा, फिर इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं करते। लेकिन अगर आप 500 भाइयों को अलग अलग कर देंगे फिर वो क्या करेंगे, उनकी फिर आप सेविंग देखेंगे बढ़ती जाएगी। नंबर 10, बट श्योरली कलेक्टिव एफर्ट डज नॉट ऑलवेज लीड टू स्लैकिंग ऑफ। लेकिन हमेशा नहीं होता कि कलेक्टिव एफर्ट में आप हमेशा सुस्त हो जाएं। समटाइम्स द गोल इज सो कंपेलिंग एंड मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम एवरीवन इज सो एसेंशियल दैट टीम स्पिरिट मेंटेन्स और इंटेंसिफाइड एफर्ट्स। यानी कभी कभी आपको यानी ग्रुप की इतनी तो बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल टीम की मिसाल ले लें, क्रिकेट टीम, वहां पे होते तो 11 लोग हैं, लेकिन एक एक बंदा कहता है कि भाई हमें जीतना है, क्योंकि जीतेंगे तो हमारी इज्जत होगी, हारेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। फिर सारे लोग जी जान लगाकर खेलते हैं तो फिर वो जीत जाते हैं। नंबर 11, इन एन ओलंपिक क्रू रेस में will the individual rowers in an 8-person crew pull their oars with less effort than those in a 1 or 2-person crew। यानी एक जगह पर आप 1 या 2% क्रू को खड़ा करते हैं और दूसरी जगह पे आप 8 बंदों को खड़ा कर देते हैं। तो आया 8 बंदों में 8 बंदों के जो लोग होंगे वो कम प्रेशर डालेंगे या ज्यादा डालेंगे, यानी अपनी एफर्ट कितनी डालेंगे। नंबर 12, द एविडेंस अश्योर्स अस दे विल नॉट। यानी हमें जो सबूत हैं या हमें जो शवाहिद मिलते हैं वो बताते कि नहीं, वो उस सिचुएशन में वो सुस्ती नहीं दिखाएंगे। People in groups loaf less when the task is challenging, appealing or involving। यानी जब कोई मुश्किल वक्त होता है टीम पर तो फिर वो हर बंदा कहता है कि नहीं भाई हमें दिलो जान से कोशिश करनी है ताकि हम इस मुसीबत से निकल जाएं, हम ये चैलेंज जीत जाएं। On challenging tasks, people may perceive their efforts as indispensable। यानी जब कभी कोई मुश्किल सिचुएशन आ जाती है तो सारे टीम मेंबर सिंसियर हो जाते हैं। Number 13, when people see others in their group as unreliable or as unable to contribute much, they work harder। यानी जब किसी को महसूस होता है कि भाई उसको ग्रुप के अंदर यानी अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, मुझ पर पहले ही धब्बा है कि भाई ये बंदा सुस्त है, ये बंदा हमें धोखा दे देगा, ये बंदा ठीक से काम नहीं करेगा,
जब पहले से ही बंदा इस तरह से मशहूर होता है तो फिर वो बंदा जरूर जी जान लगाकर काम करता है ताकि मैं अपना वो पहले वाला धब्बा मिटा दूं। नंबर 14, groups also love less when their members are friends or they feel identified with or indispensable to their group। यानी बेटा जब ग्रुप के मेंबर सारे दोस्त होते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, ऐसी सिचुएशन में भी लोफिंग कम हो जाती है, क्योंकि दूसरे लोग टोकेंगे दूसरों को, भाई तुम क्यों खामोश बैठे हो, हम कर रहे हैं। तो उस टोकने की वजह से भी वो लोग अपनी एफर्ट पूरी डालते हैं। जी बेटा, ये था आज का लेक्चर। 2 सेशन हमने किए, एक सोशल फैसिलिटेशन पर और एक जो है वो सोशल लोफिंग पर। अब अगर बेटा आपके पास कोई सवाल हो, कोई बात ऐड करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हैं। सर सर मतलब ये इंसानी पॉइंट जरा समझाइए। जी बेटा। हेलो जी जी बेटा बताएं। सर, ये पॉइंट नंबर 10 समझ में नहीं आया। पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10, बट श्योरली कलेक्टिव एफर्ट डज नॉट ऑलवेज। अच्छा बेटा, ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लाजमी नहीं है कि हर जगह पे जहाँ पे ग्रुप हो वहां पे यानी कि लोग सुस्त हो जाएं। कभी कभी क्या होता है, जब सिचुएशन चैलेंजिंग हो, ठीक है बेटा, यानी इंडिया पाकिस्तान की गेम हो, अब वहां पे कोई प्लेयर ये नहीं करेगा कि चलो यार मैं सुस्त फील्डिंग करता हूँ। भाई सुस्त फील्डिंग करोगे, गेंद आपकी तरफ से गुजरेगी, आपने सुस्ती दिखाई, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। सिर्फ टीम नहीं हारेगी बल्कि आपकी परफॉर्मेंस भी आइडेंटिफिएबल है। तो ऐसी सिचुएशन में आप जी लगाकर काम करते हैं। जी बेटा, एनीवन एल्स? सर सर इसका मेरा मतलब एक सवाल इंसानी है। फितरत है। इसका मतलब इंसानी फितरत है कि वो जब भी अकेले काम करेगा तो पूरी जी जान लगा के काम करे, लेकिन जब ग्रुप के अंदर काम करेगा तो वो कहेगा कि दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी करके है कि वो भी तो है साथ, वो करे। जैसे इसकी एग्जांपल अगर दें कि यूनिवर्सिटी में मार्क्स खत्म कर दें और सिर्फ पास और फेल रखें, तो जो बच्चे इतनी दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं वो फिर कहेंगे कि हाँ, क्या फायदा जब पास और फेल ही आना है एंड में रिजल्ट, तो फिर हम बस इतना पढ़ेंगे पास हो जाएं। जी बिल्कुल। अच्छा बेटा, इसको हम कहेंगे फ्री राइडिंग। ठीक है, फ्री राइडिंग यानी जब दूसरा ग्रुप के जो लोग हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो लेकिन आप ना कर रहे हो तो आप फ्री राइडर हैं। आपको फिर पैरासाइट कहा जाएगा, फ्री राइडर कहा जाएगा। जी बेटा, एनीवन एल्स? हेलो। सर अगर मतलब इसी तरह ये बात है कि भाई अगर कोई और काम कर रहा है और हम वैसा ही काम करके आगे मतलब चले जाएं, तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसानों को हमेशा दाद, तारीफ या फिर उसे कंपटीशन की रिक्वायरमेंट होती है। जी बिल्कुल, यानी मोटिवेशन चाहिए, व्हाई शुड आई वर्क। ठीक है, उसके लिए सही। मोटिवेशन चाहिए। जी इस पे इस पे किसी की कोटेशन नहीं बताएंगे बेटा आज? सर मेरा एक नहीं सवाल है सर। जी बेटा। सर हम जानते हैं कि मतलब ग्रुप में अक्सर मतलब मोस्टली 2 ही बंदे काम कर रहे होते हैं और बाकी 4-5 होते हैं वो ऐसे ही बैठे होते हैं कि ये लोग काम करेंगे, हम हमें भी मार्क्स मिल जाएंगे। तो सर मतलब आप सबको ये पता है फिर भी आप ग्रुप असाइनमेंट्स क्यों दे रहे होते हैं? मतलब अगर आपको पता है इससे जो काम करने वाले उसका नुकसान है और जो नहीं करते वो इजीली पास आउट हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ग्रुप असाइनमेंट देना ही जो है सही नहीं है। असल में बेटा कभी कभी क्या होता है कि जो टास्क की नेचर होती है ना उसमें ग्रुप लाजमन होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई केस स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, केस स्टडी के लिए एक बंदा नहीं कर सकता, उसके लिए 2 या 3 या 4 बंदे चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं कि भाई ये जो बच्चे अडॉप्ट करते हैं एदी वाले, या इनका कोई और कोई है यानी कि एलिमेंट है जिसको हम जाके स्टडी कर रहे हैं, या किसी गांव में जाकर उनकी विलेज लाइफ को हम स्टडी कर रहे हैं, या कोई और भी चीज, तो बेटा वहां पे फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 बंदे होते हैं तो मुख्तलिफ काम डिवाइड करते हैं। किसी को मूवी भरनी होती है, किसी को और कोई काम करना होता है, किसी को सामान लपेटना होता है, तो मुख्तलिफ लोग चाहिए होते हैं। जैसे आप कोई जर्नलिस्ट होता है ना, रिपोर्टिंग के लिए जाता है तो वो पूरी इंटरव्यू भी वो करे, फिल्म भी वो भरे, तो सारे काम वो अकेला बंदा नहीं कर सकता। तो कभी कभी ग्रुप की जरूरत होती है, लेकिन बेटा उसमें फिर ये कहा जाता है कि आप उस ग्रुप को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से बताओ कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप अपने टास्क को इस तरह से डिजाइन करें कि हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें नजर आना शुरू हो जाए कि आया किसी ने काम अच्छे से किया या किसी ने काम नहीं किया।
मिसाल के तौर पर घर में 5 खवातीन हैं, आपको मेहमानों के लिए खाना बनाना है। अब अगर आप कहेंगे एक ही बनाए, ठीक है, अब एक ही बनाएगी तो वाकई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पता चल जाएगी कि भाई अगर खाना अच्छा बना या नहीं बना तो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे मेहमान आने वाले होते हैं, अब एक खातून नहीं कर सकती इतना, बिरयानी बनाए, खाना पकाए, सलाद काटे, ये वो, चाय बनाए, खीर बनाए, एक नहीं कर सकती। फिर 5 खवातीन है तो अब आप अगर कहेंगे पांचों की पांचों इकट्ठे करें, अब एक जो सारी की एक यानी किसी की कोई खास जिम्मेदारी नहीं होगी, सारी खवातीन जो है वक्फे वक्फे के साथ जो है वो खीर में चमचा भी हिला रही होंगी, आटा भी गूंद रही होंगी, बिरयानी पका रही होगी। अगर अच्छी बन गई तो हर कोई कहेगी भाई मेरा कमाल था, बुरी बन गई हर कोई दूसरों को कहेगा भाई ये तुम्हारा था। तो इस ग्रुप लोफिंग से बचने के लिए इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? हर एक को अलग अलग टास्क देंगे। हर एक को अलग अलग देंगे, भाई आपने बिरयानी पकानी है, आपने सलाद काटना है, आपने फला चीज करनी है, ताकि जब वो दस्तरखान पर आ जाए तो हमें पता हो कि भाई यानी कि खीर की जिम्मेदारी किसकी थी, बिरयानी की किसकी थी, खाने यानी कि सब्जी की किसकी थी, पानी की किसकी थी। फिर वहां पे देखते किसकी किस चीज में कमी है, आप उस बंदे को पकड़ देंगे भाई ये चीज आपकी जिम्मेदारी थी, ये आपने किस तरह का काम किया है। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। एनीवन एल्स? यस सर। यस सर। जी बेटा। सर जैसे सर फॉर्म में सर ये जो ग्रुप में जो सर डिस्कशन होती है तो सर ये रिलीवेंट होती है, तो सर ये कौन से फॉर्म में जाएगी, इनफॉर्मल में जाएगी या फॉर्मल में जाएगी? मैं समझ नहीं रहा आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर जैसे सर ग्रुप में डिस्कशन होती है सर, जैसे एक अकेला बंदा बैठा है या फिर 4-5 बंदे सर, जैसे आपने इनको टास्क वगैरह दिया ग्रुप में, तो सर ये जैसे ये डिस्कशन उस टास्क के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो सर इनकी जो मतलब बातचीत होगी या इनका जो टास्क होगा सर वो तो रिलीवेंट होगा, तो सर ये जो फॉर्म होगी इनफॉर्मल में होगी या फॉर्मल में होगी? बेटा इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है जी। एनीवन एल्स? यस सर। सर हम अभी यही पढ़ रहे हैं कि मतलब हम जो बिहेवियर हमारा जो होता है वो मतलब किस तरह इन्फ्लुएंस होता है। इट मीन्स दैट कि हम बिहेवियर को ही डिस्कवर करना चाहते हैं मुख्तलिफ चीजें पढ़कर इन साइकोलॉजी। एग्जैक्टली बेटा। सर अल्बर्ट वुंसीजेंड ने भी ये कहा है कि डिस्कवरी जो है वो मुश्तमिल होती है कि इन इंग्लिश बता दूं सर कि डिस्कवरी कंसिस्ट्स ऑफ seeing what everybody has seen and thinking what nobody had thought. जी ठीक है बेटा। अच्छा बेटा एक और बात मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि देखें बेटा, मेरा जो इल्म है, मेरी जो नॉलेज है वो भी लिमिटेड है, मैं भी आप लोगों की तरह एक तालिब इल्म हूँ। बस फर्क ये है कि मैं आप लोगों से पहले यानी 8-10 साल पहले ये चीजें पढ़ता रहा हूँ और इसलिए आप लोगों से थोड़ा आगे हूँ, लेकिन हूँ उसी लाइन में। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि बेटा किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं होता, तो अब उस पर गलत बयानी करने से बेहतर है कि ये इस चीज का इजहार कर दूं कि बेटा मैं इस काबिल नहीं हूँ कि इस सवाल का जवाब दे सकूं। ठीक है बेटा? सर आप काबिल हैं सर। नहीं बेटा, असल में देखिए ना, कभी कभी कुछ चीजें, फॉर एग्जांपल अभी जो चमन लाल था ना, ये अब सवाल पूछा ना, मुझे कोई समझ में नहीं आ रही थी, तो इसीलिए अब मैं क्या इसका जवाब दूं, इसीलिए शायद। ठीक है बेटा, काफी आज के लिए। जी सर। यस सर सर। ये हमारी लास्ट क्लास है ईद से Yes, sir. पहले। जी बेटा। सर ये हमारी लास्ट क्लास है ना अब ईद तक। जी बेटा। अच्छा अब आप लोगों की तरतीब बेटा कुछ इस तरह से है कि मैं चाह रहा हूँ कि जो फाइनल आपका पेपर हो ना, उस पेपर से पहले हम कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर भी यानी कोर्स को हम कंप्लीट कर लें। बाकी की जो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो इंशाल्लाह जब आपका फाइनल पेपर हो जाएगा उसके बाद हम प्रोजेक्ट कर लेंगे। ठीक है? जी सर। मेरी ख्वाहिश है कि कम से कम ये हमारे 30 लेक्चर्स हो जाए, 30 लेक्चर्स हो जाए, उसमें तकरीबन 90% हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। मेरी तो कोशिश 100% हो, और अल्लाह के फजल करम से हमें ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ये मौका मिला है, वरना तो यूनिवर्सिटी में रेगुलर क्लासेस में कभी भी कोर्स कंप्लीट नहीं होता। आए दिन कोई ना कोई फंक्शन होता है और फिर वहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास नहीं मिलता।
यहाँ पे तो माशाल्लाह 5 बच्चे होंगे, उन पे भी क्लास हो जाएगी हमारी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह जी हाफिज सर। सर सर मुबारक एडवांस में। खैर मुबारक, आप सबको भी एडवांस में ईद मुबारक। खैर मुबारक सर।